नायिका है, उनके अलग अलग भाव तो हमने देखे हैं, लेकिन अलग अलग उनके व्यक्तित्व के अनुसार उनके प्रकार है, उनके स्वभाव के अनुसार उनके प्रकार है, और उन परिस्थिति अनुसार है, और नायक का नायिका के साथ जो संबंध है उसके अनुसार भी उनके प्रकार है। तो इस प्रकार से बहुत ही मनोरंजक ऐसा टॉपिक है कि जैसे कि मैंने कहा, अभिनव गुप्त ने अपने अभिनव भारती में पात्र, मतलब क्या है, पात्र एक जैसे होल्डर है, माध्यम है, इस प्रकार से पात्र को वर्णित किया है। तो पात्र क्या करते हैं, तो जो भाव है, उस पर्टिकुलर किरदार का जो भाव है वो नर्तिका अपने आप में समा लेती है और वो ऑडियंस के सामने पेश करती है। तो उस प्रकार से हम पात्र, ये संज्ञा जो है वो अभिनव गुप्त ने अपने अभिनव भारती में लिखी है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि हम क्या करते हैं, हम सिर्फ वो होल्ड करते हैं, बाकी हम कुछ नहीं करते। तो क्या होल्ड करते हैं, जो असल में जो किरदार है, वो अलग अलग किरदार हम निभाते हैं रंगमंच के ऊपर, तो उनकी जो भावावस्थाएं हैं वो हम अपने आप में होल्ड करते हैं और बखूबी ऑडियंस के सामने पेश करते हैं। तो पात्र दो प्रकार के हैं, एक एक्चुअली तीन प्रकार के, भरतनाट्यम या किसी भी डांस स्टाइल में तीन पात्र आते हैं। एक तो है नायक, दूसरी है नायिका, और तीसरा है सखी। ये मेन प्रधान पात्र जैसे हम कह सकते हैं वो है। और जो फिलॉसफी है हमारे क्लासिकल डांस स्टाइल के पीछे वो यही है कि सखी जो है वो गुरु का प्रतीक है, नायक जो है वो परमात्मा का प्रतीक है, और नायिका जो है वो आत्मा का प्रतीक है। तो कितनी सुंदर संकल्पना है, सखी मतलब गुरु, नायिका मतलब सोल जो आत्मा है, उसको नायक यानी कि परमात्मा तक ले जाती है। तो ये बहुत ही लुभावना किरदार है सखी का। तो इस प्रकार से हम हमेशा देखते हैं कि जो नायिका है वो हमेशा बिरहा में है और नायक को मना रही है, या फिर नायक कभी बिरहावस्था में है और नायिका के लिए सखी के पास संदेश भेजते हैं। तो अगर ये फिलोसॉफी हम उसको लगाएं तो हमें इसका बिल्कुल पता चलेगा कि क्यों ये हमारे क्लासिकल शास्त्रीय नृत्य शैलियाँ है उसे आध्यात्मिक क्यों कहते हैं। तो ये जो सवाल है उसका जवाब हमें यही मिलता है। तो मुझे खास तौर से हमेशा यह लगता है कि डांसर बनना अपने आप में एक बहुत ही अनूठी उपलब्धि है, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि वैसे तो हमें हर चीज़ का बिरह हो जाता है, हम हर चीज़ के लिए रोते बिलखते हैं, लेकिन जो हमारा सही मायने में जिससे हमारा बिरह हुआ है वो है भगवान या एब्सोल्यूट रियलिटी, जिसके जिसको छोड़ के या जिसको जिससे छूट के हम इस दुनिया में आए हैं, जो जो कि वर्ल्ड ऑफ इल्यूजन है, माया मोह है, और उसी में हम आए हैं। तो हमें बिरहा सही मायने में हुआ है तो भगवान का हुआ है। तो हम कभी, हम में से कितने हैं जो भगवान के लिए रोते हैं, भगवान के साथ हंसते हैं, भगवान से प्यार करते हैं। तो ये बहुत ही कम है। तो नृत्य हमारे लिए एक बहुत अनूठी उपलब्धि है, एक अपॉर्चुनिटी है कि हम भगवान के लिए रोए, भगवान के साथ हंसे, भगवान के साथ रहना चाहे, भगवान से हम विनती करें कि हमें हमें एक बार देख लो। अगर इस प्रकार से हम अपना नृत्य करेंगे तो हमारा नृत्य बिल्कुल अलग हो जाएगा, और हमारा नृत्य एक आराधना बन जाएगा। हम हमेशा कहते हैं हमारे नृत्य एक आराधना है, एक पूजा है। तो अगर इसी ख्याल के साथ हम नृत्य करें कि हम, हमारा जो नायक है वो बस भगवान है और हम उसे प्लीड कर रहे हैं कि, और उसका ही गुणगान कर रहे हैं। तो ये नायक नायिका शब्द जो आता है वो नया धातु से आता है। नया मतलब क्या, टू कैरी होल स्टोरी विथ पर्टिकुलर डिटेल्स। तो नायिका या नायक क्या करते हैं, तो वो स्टोरी को आगे ले जाते हैं। अगर वो नहीं है तो फिर स्टोरी वहीं की वहीं रह सकती है। तो इसके लिए उनका स्थान अहम है। तो नायक के भी अलग अलग प्रकार भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में लिखे हैं। एक तो है जो उत्तम, मध्यम, अधम, ये दोनों में आता है, नायक में भी है, नायिका में भी है।
तो आप ऐसे कीजिए, आप ऐसे लिखिए नायक, और उसको जो हम ऐसे लिखते हैं ना, ऐसे उत्तम मध्यम अधम, नायिका, फिर उसको ये करके उत्तमा मध्यमा अधमा, ऐसे आप लिख सकते हैं। तो उत्तम मतलब क्या, कि जो बस भगवान है या फिर शिव है, शिवा है, राम है, सीता है, सब गॉडली कैरेक्टर्स जो है वो उत्तम में आएंगे। मध्यम में जो आएंगे, जो डे टू डे लाइफ में हमें मिलते रहते हैं, हम खुद है कि जो अलग अलग किरदार हम अलग अलग कॉम्पोजिशंस करते हैं, तो उसमें मध्यमा भी आते हैं, और डे टू डे लाइफ में भी आते हैं, और वो भी नायक आते हैं जो गॉडली है, लेकिन डे टू डे लाइफ में वो कैसे घुल मिल के बातें करेंगे, कैसे अप्रोच होंगे, इस प्रकार से है। मतलब कृष्ण भी है, लेकिन वो कृष्ण भगवत गीता कहने वाला कृष्ण शायद मध्यमा कैरेक्टर में नहीं आएगा, वो माखन चोरी करने वाला या गोपियों को छेड़ने वाला, ऐसा कृष्ण आता है। तो वो कृष्ण होते हुए भी मध्यमा कैरेक्टर में वो तब स्टोरी को ले जाता है। या फिर जावली का जो नायक है वो बिल्कुल मध्यम नायक है, जो हमें डे टू डे लाइफ में हम देखते हैं, जो हमें मिलता है। तो इस प्रकार से है। और मतलब हम हमेशा कहते हैं कि नृत्य क्या है, कि सेंसेस के माध्यम से, वासनाओं के माध्यम से वासना के परे जाना, ये हम नायक नायिका भेद में करते हैं। तो हम सेंसेस के माध्यम से, सेंस से ऊपर उठ के अलग तरीके से जाते हैं। तो इस प्रकार से श्रृंगार भाव जो है वो बिल्कुल अनूठे तरीके का श्रृंगार है, उत्तम तरीके का श्रृंगार है। तो इस प्रकार से वो आएगा डिसेंट, जिसे हम बोलते हैं डिसेंट श्रृंगार। उसमें सजेस्टिवनेस है, उसमें छेड़छाड़ है, सब है, लेकिन उसे डिसेंसी के साथ शास्त्रीय नृत्य में पेश किया जाता है। तो इस प्रकार से उत्तम, मध्यम और अधम कैरेक्टर्स जो है, जैसे कि रावण हो गया, जैसे विलन और वैम्प टाइप जो कैरेक्टर्स है, मंथरा है, या फिर शूर्पणखा है, तो ये अलग अलग कैरेक्टर्स जो आते हैं, किरदार आते हैं, वो अधम कैरेक्टर्स कहलाते हैं। तो उस प्रकार से हम ये भरत मुनि ने ये भी बताया है कि किरदार के अनुसार हमें किस प्रकार से आंगिक अभिनय करना चाहिए, किस प्रकार से फेशियल एक्सप्रेशंस करने चाहिए, किस प्रकार से हस्त हो गए, किस प्रकार से पैर के स्थान हो गए। तो ये सब बहुत ही डिटेलिंग उन्होंने किया हुआ है। तो अगर हम ये थियरी बाकायदा पढ़े, तो फिर हम रंगमंच पे हम वो जो अलग अलग किरदार निभाते हैं, विदाउट चेंजिंग द ड्रेस हम वो किरदार निभाते हैं, तो वो हमें करने में सहूलियत होगी, अगर हम ये अच्छी तरह से जानते हैं। और अभी मैं आपको सब बताऊंगी, तो उसमें इतना माइन्यूट डिटेलिंग किया हुआ है, तो हम बिल्कुल अमेज हो जाते हैं, क्योंकि ये तो पूरा साइकोलॉजी में आता है। और ये मतलब डांसर को क्या क्या पता होना चाहिए, फिलोसॉफी के से लेके साइकोलॉजी तक, अच्छे सब भाषाओं पर उसका प्रभुत्व चाहिए, और अभिनय पे भी चाहिए, गायन वादन भी आना चाहिए, अच्छी तरह से पेश करना आना चाहिए, अच्छी तरह से सोच अपनी जो है, अपने विचार है, वो ऑडियंस के सामने रखने चाहिए। तो ये सब जो चीजें हैं वो डांसर को, तो उसमें फिलोसॉफी के साथ साइकोलॉजी भी ऐड होगी। तो हमें ये पता होना चाहिए कि इस प्रकार से फलाना कैरेक्टर अगर हम कर रहे हैं, तो हमें किस प्रकार से वो उसे निभाना है। तो एक तो हो गया उत्तम, मध्यम, अधम। फिर है जो उम्र के अनुसार भी होता है, कि जो है कि पहले तो वो कुछ जानते नहीं है, बिल्कुल मुग्ध है, फिर जो है वो मध्य मध्य अवस्था में है, युवा अवस्था में है, मध्य अवस्था में है, और पूरे वृद्धावस्था में या प्रगल्भ प्रौढ़ अवस्था में भी है। तो इस प्रकार से उम्र के अनुसार भी अलग अलग नायक हम देखते हैं। तो और एक है जैसे टेम्परामेंट, स्वभाव के अनुसार। तो एक तो है धीरोदात्त, मतलब जो उनका स्वभाव है वो बिल्कुल किसी भी सिचुएशन को वो अच्छी तरह से निभा सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं, और वो विचलित नहीं होते। तो वो है धीरोदात्त। तो जैसे हम राम जो है वो हम धीरोदात्त कह सकते हैं, या फिर युधिष्ठिर है,
उसे हम उन्हें हम धीरोदात्त कह सकते हैं। तो इस प्रकार से एक तो हो गया धीरोदात्त। फिर आता है धीर ललित। धीर ललित मतलब वो बहुत प्लेफुल है, जॉयस है, और बस जिंदगी के मजे भी लेते हैं, फिर भी वो बहुत ही डिसेंट तरीके के इंसान है। तो वो हो गया धीर ललित। तो धीर ललित में हम कृष्ण के अलावा और हमें क्या सूझेगा। तो इस प्रकार से कृष्ण जो है वो धीर ललित में आता है। फिर हो गया धीर प्रशांत, मतलब जो शांत है, पूरे उनका जो व्यक्तित्व है, जैसे बुद्ध हो गए, गौतम बुद्ध, जो बिल्कुल शांत है सरोवर की तरह। तो इस प्रकार से, और वो इसी पे बिलीव करते हैं कि हम योग करें, मेडिटेशन करें, साधना करें। तो वो उस तरह से जो कैरेक्टर्स है वो हो गए धीर प्रशांत। और फिर आता है धीरोद्धत। धीरोद्धत मतलब उद्धत कैरेक्टर, कि जो बिल्कुल किसी की परवाह किए बिना अपने ही मस्ती में, जो विलन के जैसे जो कैरेक्टर्स है, जैसे अगेन रावण है, दुशासन है, दुर्योधन है, उस प्रकार से जो कैरेक्टर्स है वो सब हो गए धीरोद्धत। ये हम नायक के बारे में सब देख रहे हैं। नायिका का फिर से अलग अलग कैटेगरीज आएंगे। तो ये नायक के बारे में है। तो ये हो गया उनके जो नायिका के साथ उनके जो संबंध है, उनके जो बिहेवियर है, उससे भी उनके अलग अलग कैरेक्टर्स कैटेगरीज आते हैं। उसमें एक हो गया पति, दूसरा होगा उपपति, और तीसरा है वैशिक। ये 3 प्रकार के हैं। तो इसमें पति मतलब क्या है, वो हस्बैंड है, ही इज मैरिड टू दैट वुमन। नायिका से उनकी शादी हो गई है, तो वो हस्बैंड है, तो वो हो गए पति। तो उसमें भी 4 प्रकार है। एक तो है अभिज्ञ। अभिज्ञ मतलब क्या, कि जो इनोसेंट है, शायद जल्दी शादी हो गई है, या फिर उनका स्वभाव ही इनोसेंट है, बिल्कुल जैसे बच्चे की तरह जिनका स्वभाव होता है, वो इनोसेंट, वो है अभिज्ञ। जो जानते नहीं है, बिल्कुल सिंपल से सीधे साधे से है, जो जानते नहीं है कि दुनिया में अलग अलग किस्म के भी लोग होंगे। तो ऐसे बिल्कुल जो सिंपल है, वो हो गया अभिज्ञ। फिर आता है अनुकूल। अनुकूल नायक जो है, वो नायिका के से बहुत लॉयल है, बिल्कुल एक पत्नी राम जैसे, बिल्कुल अपने अपने ही पत्नी से बिल्कुल वो निष्ठा है उनकी, वो लॉयल है, वो हो गए अनुकूल। फिर आता है दक्षिण। दक्षिण नायक जो है, जो कृष्ण के जैसा है, वो एक ही समय में अलग अलग गोपियों के साथ उनके संबंध है, या अलग अलग गोपियों के साथ वो रास रचाते हैं। और कभी कभी तो ऐसा होता है वो हर गोपी के साथ अपना अलग रूप लेके भी नृत्य करते हैं। तो वो हो गए दक्षिण। मतलब वो उनको बहुत सारी, या कृष्ण ऐसे भी उनको कहते हैं जिनको 16 सहस्त्र पत्नियों के साथ उन्होंने ब्याह किया था। तो वो हो गया अनुकूल। फिर एक हो गया शठ। शठ मतलब क्या है, कि वो अपनी पत्नी को चीट करते हैं, अपने पत्नी के नॉलेज के बगैर वो दूसरी औरतों के पास जाते हैं, उनसे भी संबंध रखते हैं, और यहाँ आके फिर पत्नी के साथ भी वो पूरा एक अच्छी तरह से पेश आते हैं, और वो उनको चीट करते हैं। तो ये हो गया शठ। दुष्ट एक और प्रकार है, तो ये बहुत ही बदतर प्रतिमा हो गई, कि वो बिल्कुल शेमलेस है। वो कुछ मतलब वो अब दूसरी औरतों के साथ भी जाते हैं, तो इनके अपने पत्नी के सामने ही वो सब कुछ वो जाते हैं, करते हैं। तो ये हो गए दुष्ट, कि वो उनको बिल्कुल भी दया नहीं है, बिल्कुल भी करुणा नहीं है, बिल्कुल भी प्यार नहीं है अपने पत्नी की तरह, इस प्रकार से। तो ये सब पति की 4 कैटेगरीज हो गई। फिर आता है उपपति। उपपति मतलब क्या है, कि डिस्पाइट ऑफ बीइंग मैरिड टू अवर लेडी, टू हिज लेडी, ही इज अट्रैक्टेड टू अदर वुमेन। तो इस प्रकार से वो दूसरी जो औरतें हैं
उनकी तरफ वो आकर्षित हो जाते हैं, उनका ध्यान दूसरी औरतों की तरफ भी जाता है। तो उसमें भी दो प्रकार है, उपपत्ति में भी दो प्रकार है, एक तो है वचन चतुर, दूसरा है क्रिया चतुर। मतलब वो बहुत प्यारी बातें करेंगे, बहुत ही स्वीट बोलेंगे, बहुत ही मधुर बातें करेंगे, बहुत ही क्लेवर है, वो बातें करने में चतुर है। इस प्रकार से वो दूसरी औरतों से भी उसी तरह से बहुत अपना जो मतलब है उनका, वो उन तक बहुत ही अच्छी बातें करते करते वो पहुंचा सकते हैं। तो ये हो गए वचन चतुर। दूसरे है क्रिया चतुर। क्रिया चतुर मतलब क्या है कि वो इस प्रकार से, वो जैसे हम कहते हैं ना इम्प्रेशन, इस प्रकार से वो इम्प्रेशन डालेंगे सब औरतों के ऊपर कि बिल्कुल उन्हें ऐसे लगेगा कि ये कितने हैंडसम है, या फिर कितने अच्छे हैं, उनके स्वभाव कितने अच्छे हैं। तो इस प्रकार से उपपति ये एक अलग कैटेगरी आ गई। और दूसरे है तीसरी जो है वो वैश्विक है। वैश्विक मतलब क्या कि उनका कैरेक्टर लेस है, बिल्कुल उनका कोई कैरेक्टर ही नहीं है। उनका जो भी बिल्कुल वाहियात किस्म के जो इंसान है वो भी कभी कभी हो सकते हैं। हम अलग अलग पदम जो करते हैं, बहुत ही हम इमेजिनेशन जो पोएट्स के होते हैं वो देख के हम बिल्कुल ताज्जुब में पड़ जाते हैं कि इस प्रकार से उनका इमेजिनेशन रहता है कि ये जो है वैश्विक नायक जो है, तो वो किस प्रकार से किस क्रुकेड वे से वो जाते हैं और किस किस प्रकार से दूसरी औरत के पास जाएंगे, किस प्रकार से बातें बनाएंगे, और फिर यहाँ आके अपनी पत्नी के साथ भी घुल मिल जाएंगे, वहां भी करेंगे। तो इस प्रकार से बहुत सुंदर हम कह सकते हैं कि जैसे स्वभाव है, या फिर उनका जैसे नीति मूल्य है उनके जिंदगी में, जैसे उनका चारित्र्य है, उस प्रकार से ये सब कैटेगरीज नायक की हो गई। उसमें ये भी है, मानी भी है, प्रोषित भी है। मतलब वो बिल्कुल अभिमानी है, इगोइस्टिक है। प्रोषित है, उनका जो नेचर है वो बहुत ही सॉफ्ट भी हो सकता है। तो इस प्रकार से नेचर के लिए फिर उनके जो एट्रीब्यूट्स है, उनके जो गुण है, जो मतलब वो धर्मवीर है, युद्धवीर है, दयावीर है और दानवीर है। मतलब बिल्कुल धर्म से चलने वाले, युधिष्ठिर के जैसे। फिर युद्धवीर मतलब भीम के जैसे है या अर्जुन के जैसे है, जिन्हें हम युद्धवीर कह के पुकार सकते हैं। दयावीर जैसे कर्ण है, जो दयावीर है। कर्ण दानवीर के लिए कर्ण हम यूज कर सकते हैं। दयावीर जो है, जो बहुत कंपैशनेट है, उनको सबके प्रति दया है। तो जैसे बुद्ध के जैसे हो गए या राम के जैसे हो गए, तो सामने वाले के लिए उनके मन में बहुत ही लगाव है, बहुत ही दया है। तो इस प्रकार से जो कैरेक्टर्स है वो हो गए दयावीर। कर्ण के जैसे है वो हो गए दानवीर, कि जो भी मांगो उनसे मिल सकता है। तो इस प्रकार से हमने देखे कि ये अलग अलग तरह के नायक है। फिर भी नायिका जो है वो मेरे ख्याल से बहुत ही ज्यादा समृद्ध किरदार के रूप में हमारे सामने आती है। क्योंकि ऐसे कहते हैं कि स्त्रियों का जो चरित्र है वो ब्रह्मदेव को भी पता नहीं चल सकता है। तो उनके मन में कितनी सारी बातें चलती रहती है, क्योंकि वो शक्ति भी है, उनको इतना सामर्थ्य है कि वो मल्टीटास्किंग भी कर सकती है, एक ही वक्त वो अलग अलग चीजें भी करती है। तो उनके किरदार के लिए तो बस कवि कहते नहीं थकते हैं। और नायिकाओं के लिए बहुत ही ज्यादा उनकी कैटेगरीज है, और बहुत ही ज्यादा बहुत सुंदर भी लिखा हुआ है। और हमेशा हम ऐसे सोचते हैं कि नर्तिका जो है वो आत्मा नायिका का ही प्रतीक है, चाहे वो नायक करते करते हो। मतलब जेंट्स भी लोग अगर पुरुष नर्तक भी करते हैं, फिर भी वो नायिका का किरदार निभाना उन्हें अच्छा लगता है, वो कर सकते हैं, करते हैं। जैसे मैंने जो देखा है, वो एक तो बिरजू महाराज जी का भी नायिका करते हुए उनको देखा है। फिर केलुचरण महापात्रा जो है, उन्होंने भी बहुत ही बढ़िया, मैंने उनकी जो अष्टपदियां देखी है, ऐसे रूबरू देखी है। तो बिल्कुल मैं देखते ही बनती थी कि वो किस प्रकार से
वो नायिका भी शायद, वो खुद स्त्री भी शायद इतना ग्रेसफुली ना चले या इतना ग्रेसफुली ना देखे, या फिर वो बाल संवारने का ढंग, साड़ी पहनने का ढंग, और जिस प्रकार से वो मूव करते थे, तो हमें ऐसे बिल्कुल लगता था कि जैसे नायिका ही पूरा साक्षात स्वरूप है। तो इस प्रकार से नायिका बहुत ही लुभावनी है। तो उसमें भी उत्तमा, मध्यमा, अधमा है। उत्तमा के लिए सीता है, राधा है। मध्यमा के लिए हम अलग अलग किरदार जो अपने आजू बाजू देखते हैं, उस प्रकार से भी हो सकता है। सखी भी हो सकती है उसमें, मध्यमा में सखी आ सकती है। कोई कोई तो नायिका मतलब सखी ही नायिका है किसी किसी पदम की या किसी किसी पोएट्री की, तो वो भी बहुत सुंदर है। अष्टपदी में जो सखी का रूप आता है, तो वो बिल्कुल दूती की तरह काम करती है। मतलब वो नायिका के संदेश जो है नायक तक पहुंचाती है, फिर नायक के भी संदेश नायिका तक पहुंचाती है। कभी वो क्रिटिसाइज करती है, कभी प्लीड करती है कि तुम ही क्यों अभी मानी हो रही हो, तुम जाओ, कृष्ण तुम्हारी राह देख रहे हैं। तो इस प्रकार से सखी ये बहुत ही लुभावना किरदार है, जो बिल्कुल नायिका की एक सहेली होके वो रहती है, लेकिन वो बहुत नॉलेजेबल है, बहुत ही वो जानती है, सब कुछ जानती है। और वो बहुत ही उसका अहम महत्व भी है, किरदार भी उसका अहम है। और इस प्रकार से सखी का जो पात्र है एक दूती की तरह भी है, या फिर कभी कभी तो किसी किसी पदम की नायिका सखी खुद भी होती है, और वो कहती है। तो सखी का किरदार करना मेरे ख्याल से ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि नायिका तो फर्स्ट हैंड है, उसको अगर वो रोती है तो वो रोती रहती है। लेकिन सखी है, वो कहती है वो नायिका रो रही है, यह नायक भी रो रहा है, तो ये क्या हो रहा है। तो वो उसे देखती है, फिर इसे भी देखती है, फिर वो तो सब जानती है, लेकिन वो बिल्कुल नखरे करेगी, क्योंकि नायिका जब कहेगी कि तुम जाओ उनके पास, अभी तुम इतनी इतनी देर मत करो, तुम उनके पास चली जाओ, उनको लेके आओ। और सखी कहते हैं कि अभी अभी जाओ, ये तो मुझसे नहीं होगा, क्योंकि अभी तो मुझे बहुत सारे काम करने हैं, मुझे फूल लेके आने हैं, उनकी मालाएं बनानी है, मुझे बाल भी तो संवारने हैं, मुझे इतना अभी वक्त नहीं है। तो इस प्रकार से वो कहती है, और वो देखती रहती है, नायिका का पेशेंस भी देखती रहती है। और फिर जब नायिका पूरी तरह से, उसे जब लगता है, मतलब गुरु को जब लगता है पूरी तरह से ये जीवात्मा जो है वो आकुल हो उठा है परमात्मा के मिलन के लिए, और तभी वो परीक्षा भी लेती है। गुरु परीक्षा भी लेते हैं, सखी भी परीक्षा लेती है। और फिर वो कहती है कि अच्छा ठीक है, लाओ तुम्हारी जो चिट्ठी है, तुम्हारी मैं नायक तक पहुंचा दूंगी। तो इस प्रकार से, और फिर कहते हैं कि अरे रो मत तुम, मैं जा रही हूँ ना, मैं जरूर जाऊंगी और उनको लेके भी आऊंगी, और अगर कुछ तुम्हारा संदेश है तो उन तक मैं बिल्कुल पहुंचा दूंगी, तुम चिंता मत करो। तो इस प्रकार से है। और अगर नायिका को विरह होता है तो वो ये भी कहेगी कि तुम थोड़ा खा लो, तुम थोड़ा अपने अपने आप को संवार लो, वो आने वाले हैं। इस प्रकार से जो है इस सखी का किरदार भी बहुत लुभावना है। तो ये सखी के बारे में हो गया। अभी जो है नायिका के बारे में फिर से हम आते हैं। तो नायिका जो है बाय बर्थ, उसके जो एट्रीब्यूट्स है, उसके जो गुण है, वो एक तो है दिव्या। दिव्या मतलब डिवाइन, डिविनिटी से ही जो आई हुई है दिव्या। अदिव्या मतलब सर्वसामान्य घराने से जो आई है वो अदिव्या है। और दिव्या दिव्या मतलब वो अच्छे डिविनिटी के साथ उनका उनका बर्थ हुआ है, लेकिन वो सर्वसामान्य जो जनरल लोग हैं उनके जैसे भी वो रह सकती है। वो दिव्या दिव्या दोनों तरह से है, उनके बाय बर्थ तो वो बहुत डिवाइन उसका बर्थ हो गया है, लेकिन वो बहुत ही जैसे सीता है, सीता डिविनिटी से उनका जन्म हुआ, लेकिन वो वनवास भी गई, सब कुछ उन्होंने जैसे जनरल उनको दुख भी झेलने पड़े। तो इस प्रकार से दिव्या अदिव्या ऐसे आएंगे। तो उसमें ये हो गया। फिर एज के अनुसार भी उनका है, एक तो है मुग्धा, मध्या, प्रौढ़ा और प्रगल्भा।
मुग्धा जो है बिल्कुल उसमें भी दो है, एक तो है अज्ञात यौवना, दूसरी है ज्ञात यौवना। मुग्धा में भी दो कैटेगरीज है। जो जानती है कि मुझे अभी अभी मैंने यौवन के दहलीज पे पहला कदम रखा है, तो वो जानती है और थोड़ा उसे महसूस होने लगता है कि मैं, हाँ मैं सुंदर लग रही हूँ, मुझ में ये गुण है, ये क्वालिटीज है, और अभी मैं कुछ अलग दिख रही हूँ, मैं सुंदर दिख रही हूँ। तो वो हो गई ज्ञात यौवना। अज्ञात यौवना जो है, तो उसको तो पता ही नहीं है कि वो कितनी सुंदर है, उसको ये भी पता नहीं है कि वो अभी यौवन के दहलीज पे है, उसको ये भी पता नहीं चल रहा है कि उसके मन में कहीं पे नायक के लिए थोड़ा थोड़ा प्यार छलकने लगा है, लेकिन उसको इतना वो जानती नहीं है। तो कभी कभी तो ऐसे कहते हैं जो मुग्धा है वो इतनी मुग्ध है और इतनी छोटी है, कि इतनी इनोसेंट है, इतनी भोली भाली है कि जो दूसरी नायिका जो है, जो मध्या है या जो जानती है, और मुग्धा के पति पर ही जो डोरे डालती है, वो जो दूसरी औरत है, तो वो मुग्धा को ही वो चिट्ठी देती कि जाओ तुम्हारे पति को दे के आओ, और मुग्धा कहती है कि ठीक है मैं दे के आती हूँ। तो उसे ये भी नहीं पता कि ये नायिका या दूसरी जो औरत है वो अपने ही पति पे डोरे डाल रही, ये भी नहीं समझता। तो इस प्रकार से वो बहुत ही मुग्ध कली के जैसे जो है वो मुग्धा है। फिर आ गई मध्या। मध्या जो नायिका है वो तो, वो भी यौवन के दहलीज पे है, अभी पूरी युवा है वो, और वो जानती है कि उसके मन में नायक के प्रति प्यार उमड़ा है, और वो देखती है कि नायक को भी उसके लिए कुछ अच्छी भावनाएं हैं, और वो खुश है, बहुत खुश है। तो वो हो गई मध्या। तो मध्या मतलब नवविवाहिता भी हम कह सकते हैं, जो नई नवेली दुल्हन के तरह जो है वो मध्या है। मध्या में भी अलग अलग भाग आएंगे, तो मैं थोड़ी देर में उसे बताती हूँ। जो एक तो है, फिर प्रौढ़ा है। प्रौढ़ा मतलब क्या है कि वो थोड़ी और, मतलब 40 साल की उम्र की जो है उसे हम प्रौढ़ा कह सकते हैं, कि वो थोड़ी अभी स्थिर है संसार में, उसके जो उसका जो फैमिली है उसके लिए वो खुश है, उस वहाँ पे सब जिम्मेदारियां निभाती है, और वो थोड़ी शांत हो गई है। मतलब वो उसे पता है कि अभी ये जो उसके पति है, उनके नस नस से वो वाकिफ हो जाती है, उनको पता है कि वो कहीं कहीं पे भी जाएंगे तो वापस उसके पास आने वाले हैं। तो वो शी इज नॉट बॉदर्ड। तो उस प्रकार से है, वो जो थोड़ी शांत हो गई है वो प्रौढ़ा है। फिर आती है प्रगल्भा। प्रगल्भा मतलब आफ्टर 50s या नियरिंग 60, ऐसी जो औरत है, तो उसे तो बिल्कुल लगता है कि ये कहीं जाए तो अच्छा है, वो उनसे पीछा छूटे तो अच्छा है, उसे ऐसे लगता है। तो इस प्रकार से वो हो गई प्रगल्भा। तो उसे वो तो बुरा जानती है। उसे अगर कोई आके भी कहे कि तुम्हारे पति ने ऐसा किया वैसे किया, तो कहेगी कि ठीक है, कुछ ये भी हो गया, मुझे कुछ इतना चिंता नहीं है। उस वो झगड़ा भी नहीं करती है, वो बिल्कुल सबसे परे पर चली गई है अभी। अभी उसको कुछ भी नहीं लगता है। अगर वो दूसरे औरत के पास अगर अट्रैक्ट भी होते हैं, तो भी इसे लगता है कि चलो जान छूटी, हो जा रहे हैं, अच्छा है। इस प्रकार से है वो प्रगल्भा हो गई। तो मध्या के लिए और कैटेगरीज है। एक है मध्या धीरा, दूसरी है मध्या धीरा अधीरा, और तीसरी है मध्या अधीरा। मध्या धीरा मतलब क्या है कि वो देखती है कि हमेशा यही रहता ना, लव ट्रायंगल जो है वो हमारे शास्त्रीय नृत्य में भी बहुत बखूबी हमें देखने को मिलता है। तो ये जो लव ट्रायंगल होता है, तो उसमें जो ये धीरा है, मध्या धीरा, तो वो देखती है कि मेरे पति दूसरी औरत के पास जा रहे हैं, ये या कुछ उनसे मिल रहे हैं या कुछ, उसे पता है सब, लेकिन फिर भी वो धीरा है। मतलब वो कहती कि ठीक है, शायद मुझे गलतफहमी हो गई है, या शायद वो ठीक ही कह रहे होंगे, या मुझे ही ऐसे लगता है, या दूसरे भी लोग बोलते हैं। तो वो कहती ठीक है, मैं देखती हूँ, अगर मुझे ऐसे दिखाई दे तो फिर मैं देखूंगी। तो इस प्रकार से है वो धीरा, वो धीर से बहुत पेश आती है नायक के साथ भी। मतलब नायक भी आए,
फिर वो कहती हूँ अच्छा आप कहाँ जाके आए हैं, अच्छा अच्छा वो मिले थे आपको, ओके तो फिर आपने क्या किया, अच्छा ऐसे किया, मुझे लगा कि आप उनके पास गए थे, लेकिन ठीक है। तो ये जो है वो धीरा बहुत कंट्रोल्ड है। धीरा अधीरा जो है वो एक बार कहेंगे कि कहाँ गए थे आप, मुझे लगा ही आप वहां भी गए होंगे, और आपने वो जो पड़ोसन कह रही थी वो बिल्कुल सच था, आप ऐसे ही हो, ये सब उसे लगता है। फिर वो लगता है कि नहीं शायद वो पड़ोसन जो है ना वो मुझसे जलती है, तो वो कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, और मुझे माफ कर दीजिए मैंने आप पे शक किया, तो ये तो करना नहीं था। तो वो कभी धीरा है कभी अधीरा है, वो धीरा धीरा हो गई। तो धीरा भी है अधीरा भी है वो। और एक है तो अधीरा है, तो बिल्कुल कान की हल्की है, वो कहेगी अरे तुम कहाँ जाके आए हो, तुमने ये किया वो किया, मैं कितने सालों से तुम्हारे तुम्हारे लिए क्या कुछ मैंने नहीं किया, मैं ये सब छोड़ के आ गई, और ये सब वो बोलती रहेगी। वो हो गई अधीरा। वो फिर कहती तुम जाओ अभी, मैं मुझे तुम चाहिए ही नहीं है सब, ये सब नाटक जो आप नौटंकी कर रहे हो मुझे नहीं चाहिए। वो पूरा बोल के छोड़ेगी। वो जो हो गई धीरा अधीरा हो गई। पहले तो धीरा है वो शांत है, धीरा अधीरा है कभी शांत है कभी उसको ऐसे लगता है कि कलह करती है, और अधीरा है तो पूरा वो कलह ही करेगी। वो पूरा कहेगी कि मुझे नहीं चाहिए, मुझे आप बिल्कुल नहीं चाहिए, यहाँ खड़े भी मत रहो, इस प्रकार से कहेंगे। फिर उसका जो धर्म है या फिर नायक के साथ उसका जो संबंध है, तो उसमें एक तो है स्वीया, दूसरी है परकीया, और तीसरी है साधारणी या गणिका। स्वीया मतलब नायक की अपनी खुद की धर्म पत्नी जिसे कहते हैं वो है स्वीया। परकीया जो है वो नायक की पत्नी न होके किसी दूसरे की पत्नी लेकिन नायक के साथ वो बहुत ज्यादा घुल मिल गई है तो दूसरी किसी की पत्नी, दूसरे से ब्याही हुई है, लेकिन ये जो अपना नायक है उनके साथ वो पूरा घुल मिल गई है, वो हो गई परकीया। उसमें भी है ऊढ़ा और अनूढ़ा। परकीया में भी दो प्रकार है, आप सब लिख लीजिए, ये बहुत ज्यादा आपको उपयोगी साबित होगा एग्जाम के लिए। 100% नायक नायिका को क्वेश्चन आना ही आना है। आप कथक करते हो, भरतनाट्यम करते हो, ओडिसी करते हो, मणिपुरी करते हो, ये सब जो है जनरल टॉपिक्स ही मैंने चुने हैं, तो ये हर डांस स्टाइल के लिए बिल्कुल फिट बैठेंगे। तो आप ये भी लिखिए। ऊढ़ा मतलब क्या है, परकीया में ही ऊढ़ा जो है वो नायक से भी प्यार करती है और किसी दूसरे से भी प्यार करती है, तो लव्स अनदर पर्सन ऑल्सो, लेकिन वो मन ही मन में है ऊढ़ा। अनूढ़ा जो है उसका तो अफेयर ही है, दूसरे किसी के साथ उसका अफेयर ही है पूरा। तो इस प्रकार से जो है वो अनूढ़ा है, परकीय नायिका, ठीक है। और फिर साधारणी मतलब गणिका, कि जो प्रोस्टिट्यूट ही है और उसके कई पुरुषों के साथ वो घुल मिल जाती है, रममाण होती है, तो वो होगी गणिका। तो इस प्रकार से नायक के साथ उसके जो संबंध है उस प्रकार से। फिर ब्यूटी जो एक और गुण है नायिका का कि वो किस प्रकार से होनी चाहिए, तो उसमें भी 4 प्रकार है, पद्मिनी, चैत्रिणी, हस्तिनी और शंखिणी। ये 4 प्रकार है। उसमें पद्मिनी जो है वो बिल्कुल जिसे हम दैवी सुंदरता बोलते हैं, जो हमें देखने को ही नहीं मिलती, पद्मिनी जैसी स्त्री देखने को ही नहीं मिलती है, इस प्रकार से मतलब देवता या अप्सरा जो बोलते हैं ना वही है, वो है पद्मिनी। फिर चित्रिणी जो है उसके नाक नक्श बहुत अच्छे हैं, बहुत लुभावनी है, जैसे हम वो कहते हैं ना बहुत स्वीट है दिखने में, बातें मधुर करती है, तो इस प्रकार से जो नायिका है वो हो गई चित्रिणी। शंखिनी जो है या फिर हस्तिनी जो है वो बिल्कुल ऐसे मोटी सी हो गई, या फिर उस ये रूप के हिसाब से है, काली कलूटी है या ऐसे कुछ है, उसके बाल भी ठीक नहीं है, कुछ आंखों में भी प्रॉब्लम है, ये जो है
वो हो गई हस्तिनी। और शंखिनी जो है वो कर्कशा, और शंखिनी जो है वो कर्कशा स्त्री, जो बिल्कुल मधुर नहीं है, बिल्कुल मधुर के विपरीत है वो, तो वो हो गई शंखिनी। मतलब वो शंखनाद जैसे होता है ना, उस प्रकार से उसकी बातें रहेंगी, उसकी आवाज रहेगी, उसका पूरा व्यक्तित्व है जो स्त्री के जैसा नहीं है, बिल्कुल ऐसे टॉम बॉयज जैसे होता है ना, वो हो गई शंखिनी। तो इस प्रकार से ये सब लुक्स जैसे है नायिका के, तो इस प्रकार से ये कैटेगरीज हो गई। और फिर आते हैं हमारी बहुत ही चहीता हमारा सब्जेक्ट आता है, जिसके ऊपर अलग से सवाल भी एग्जाम में आ सकता है, या फिर हम परफॉर्मेंस जो करते हैं तो परफॉर्मेंस में कहीं ना कहीं ये अष्टनायिका जो है, अष्टनायिका है, वो आती है। हम देखते हैं तो चित्र का भी सब्जेक्ट है, शिल्प का भी सब्जेक्ट है, कविता का सब्जेक्ट है, नृत्य का सब्जेक्ट है, नाट्य में है। तो ये अष्टनायिका बहुत ही पॉपुलर जिसे हम कहेंगे अपने भारतीय साहित्य, संस्कृति और कला में बहुत ज्यादा मायने रखने वाला यह सब्जेक्ट है अष्टनायिका। 8 प्रकार की नायिका है। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एक ही नायिका नायक के साथ अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग हो जाती है। तो एक ही नायिका के या अलग अलग रूप हो सकते हैं, या फिर 8 अलग अलग नायिकाएं भी हो सकती हैं। तो इस प्रकार से हम आंगिका अभिनय से या वाचिका अभिनय से या हम उसको पेश करते हैं। तो इस प्रकार से ये अष्ट नायिकाएं हैं। पहली तो है वासक सज्जिता। तो वासक सज्जिता जो है, उचिते वासके यातु रति संभोग लालसा मंडनम कुरुते ऋत्वा सावई वासक सज्जिता। मतलब वो क्या है कि वो बिल्कुल खुद को सजाती है, संवरती है, घर को सजाती है, घर को संवारती है, और बिल्कुल अपने प्रियतम की जो राह देखती रहती है। तो वो जो है वासक सज्जिता, वासक यानी बेड, और वो सजा के वो अपने प्रियतम की राह देखती है, वो हो गई वासक सज्जिता नायिका। और बहुत सारे पदम है, बहुत सारी चीजें हैं जो वासक सज्जिता हमें वो देखने को मिलती है, और बहुत ही उसमें हर्ष है, उल्लास है, चपलता है, व्रीड़ा है, और लज्जा है, और उस प्रकार से वो नायक के लिए बहुत आतुर है और नायक को उसकी राह देख रही है। तो ये बहुत ही लुभावनी उसकी छवि है जो हो गई वासक सज्जिता। फिर आती है विरहोत्कंठिता। विरहोत्कंठिता मतलब वो शी इज सेपरेटेड फ्रॉम हर बिलवेड। तो सेपरेटेड मतलब क्या है कि वो मतलब उसके सामने नहीं है फिर, लेकिन कहीं पे भी तो है, वो पूरा उसका चिर विरह तो नहीं हो गया। या फिर ऐसी भी नायिका है कि जो बिल्कुल उसकी कुछ मौत हो चुकी है या कुछ ऐसे हो गया और वो विरह में बिल्कुल पागल जैसी हो गई है, वो है विरहोत्कंठिता नायिका। तो वो मन ही मन रोती है, मन ही मन अपने आप को कोसती है कि मैंने शायद कुछ गलत किया, मेरे गलत कर्मों के वजह से हमें सेपरेशन आ गया, मैं विरह में हूँ। और फिर उसे खाना अच्छा नहीं लगता है, उसे नींद नहीं आती, वो रोती बिलखती रहती है, उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। उसका बिल्कुल वजन भी कम हो गया क्योंकि वो खा पी नहीं रही है कुछ भी, उसको श्रृंगार करना भी पसंद नहीं है उसको। वो कैसे भी वो रहेगी, ठीक से कपड़े पहनना, ठीक से सजना संवरना, ये वो नहीं करेगी। तो बिल्कुल अलग, वासक सज्जिता से बिल्कुल अलग जो है वो विरहोत्कंठिता है। तो ऐसे भी हो सकता है कि वासक सज्जिता कभी पति के साथ थी, कभी वो अभी उसके साथ नहीं है, तो वो भी वही नायिका विरह में है, ये भी हो सकता है। तो इस प्रकार से होगी विरह से उत्कंठित, विरहोत्कंठिता नायिका। फिर आती है स्वाधीन भर्तृका। तो स्वाधीन भर्तृका मतलब ऐसी नायिका कि जो पूरा अपने रूप और गुणों से अपना पति या अपना प्रियतम उसका पूरा स्वाधीन है, उसका पूरा अंकित है, तो वो हो गई स्वाधीन भर्तृका। तो बहुत वो चतुर भी है,
वो जानती भी है कि किस प्रकार से अपने प्रियतम की सेवा करनी है, किस प्रकार से मधुर वचन उनसे बात करनी है, किस प्रकार से उन्हें अच्छा खिलाया पिलाया जाए, किस प्रकार से खुद सजे सवरे, उनकी राह देखे, उनके लिए बिल्कुल वो ओबीडियंट है और बहुत चतुरता से वो पेश आती है। और उनका पति जो है पूरा उनके उनके स्वाधीन है। तो इस प्रकार से जो हो गई वो स्वाधीन भर्तृका नायिका। तो ये भी बहुत सुंदर नायिका है कि अपने रूप और गुणों से जिन्होंने अपने प्रियतम को पूरे अंकित कर लिया है। तो वो उसकी क्या मजाल है कि वो दूसरी औरत की तरफ देखे या औरत किसी के साथ जाए, ये पूरा उसके लिए, पूरा उसकी उसी के लिए पागल है। तो इस प्रकार से हो गई स्वाधीन भर्तृका। फिर आती है कलहांतरिता। कभी कभी तो मनमुटाव तो होगा ही होगा, तो उसका मनमुटाव हो जाता है, वो बिल्कुल गुस्सा हो जाती है, उसे कहती है कि मैं भी जिंदगी भर तुम्हारा चेहरा नहीं देखने वाली हूँ, मुझे सब पता चल गया है कि तुम कैसे हो, तुम्हारा चरित्र कैसा है, और तुम दूसरे औरत के पास गए थे, या फिर ये सब बहुत सारी चीजें कह के वो बहुत गुस्सा करती है और पूरा झगड़ती है। तो वो हो गई कलहांतरिता। लेकिन कलहांतरिता नायिका में एक बात ऐसी है कि उससे बहुत वो रिपेंट भी करती है, उसे बहुत पश्चाताप भी होता है कि अरे ये शायद मैंने गलत कर दिया, शायद शायद मुझसे भूल हो गई, उनकी कोई गलती इसमें नहीं थी। तो इस प्रकार से जो नायिका है वो कलहांतरिता कहलाती है कि वो पहले तो झगड़ती है और बाद में उसको बहुत बुरा लगता है कि मैंने ऐसे झगड़ा नहीं करना चाहिए था। तो इस प्रकार से जो रिपेंट करती है, जिसे पश्चात बुद्धि ऐसे होती है कि मैंने गलत किया, तो वो जो नायिका है वो कलहांतरिता है। तो हमेशा इसमें क्योंकि ये सवाल प्रैक्टिकल में भी आता है, थियोरी में भी आता है, तो प्रैक्टिकल में भी हमें ये कहना पड़ेगा कि ये फलाना वर्णम की नायिका या पदम की नायिका या जावली की नायिका क्या है। कभी कभी वो विरोहोत्कंठिता होते होते वासक सज्जिता भी हो सकती है, कभी कभी खंडिता होके होके वो, या फिर कलांतरिता होके होके उसे लगता है कि अरे मैंने गलत किया, और फिर लगता है कि नहीं अरे ये तो यही निकले, ये तो गलत ही है, यही गलत है, मैं गलत नहीं हूँ। तभी वो खंडिता भी हो सकती है। प्रोषित भर्तृ का होते होते वो विरोध खंडिता भी हो सकती है कि उसके पति परदेश में गए हैं, तो वो प्रोषित भर्तृ का है, लेकिन वो वहीं पे अगर उनको कुछ हो गया और वो वापस ही कभी जिंदगी में नहीं आए, तो वो विरोध कंठिता हो गई। तो इस प्रकार से ये बहुत कॉम्प्लेक्स है। तो जैसे स्त्री का चरित्र या स्त्री का सोचने का तरीका ये कॉम्प्लेक्स है, ये अलग है। नायक जो है या हीरोज जो रहते हैं या पुरुष जो है, वो बिल्कुल जो सीधा साधा जो है, मतलब जो अगर गलत है तो गलत है, सीधा है तो सीधा है, जो एक ही तरह से वो सोच के उसी उसी ढंग से वो करेंगे, उनका नेचर ऐसे है। लेकिन स्त्रियों का जो है वो इतना कुछ सोचेगी, उसके लिए बहुत ज्यादा वो कॉम्प्लेक्स उसका सोचना हो सकता है, तो ये तो किसी को पता ही नहीं चलेगा। तो इस प्रकार से अगर हम नायिका कर रहे हैं तो हमें अष्ट नायिकाओं के बारे में बहुत ज्यादा हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, और तभी जाके हम कह सकेंगे कि ये नायिका है, ये इसलिए ये है या नहीं है। तो इस प्रकार से हमें प्रैक्टिकल में भी बहुत उसका ठीक से जवाब देना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि एग्जामिनर सवाल पूछते हैं कि ये क्यों नहीं है, ये क्यों है। तो हमें बहुत अच्छी तरह से वो नायिका पता होना बहुत जरूरी है। तो जो रिपेंट करती है वो कलहांतरिता हो गई, और खंडिता जो है उसका मन पूरा खंडन हो गया है। तो वो तो देखती है कि मेरे पति ने बिल्कुल ही मुझे छोड़ के वो दूसरी जगह पे जा रहे हैं, मुझे पूरा उन्होंने डिसीव किया है, मुझे बिल्कुल मुझे भूला भूला दिया है, मुझे पूरा वो बिसरा दिया है, और वो दूसरी औरत के पास वो चले गए हैं। तो फिर वो खंडिता है और वो कहती है तुम अभी जिंदगी में कभी भी मेरे दरवाजे की चौखट पे तुम्हें नहीं आना है, और मैं ही तुम्हें छोड़ रही हूँ, तुम मुझे क्या छोड़ोगे, मैं ही तुम्हें छोड़ रही हूँ। तो इस प्रकार से जो नायिका है वो हो गई खंडिता। फिर विप्रलब्धा एक नायिका है जो मुझे लगता है वो बहुत ही सैड
सैड उसकी सिचुएशन हो गई है, क्योंकि उसको तो पूरा फुसला के, बहला फुसला के उसको पूरा डिसीव किया है, उसको पूरा चीट किया है, उसको बिल्कुल छोड़ दिया है। और वो समझ नहीं पाती है अंत तक, वो समझ नहीं पाती है कि उसके साथ छल कपट हो रहा है। तो वो हो गई विप्रलब्धा। वो पूरा मतलब सष्टी है, सवरती है, और वो नायक को मिलने के लिए जाती है। लेकिन नायक ने पहले ही फिक्स करके रखा है कि उसको बुलाएंगे, लेकिन उसे हम मिलने के लिए जाएंगे ही नहीं। तो वो आता ही नहीं है, और वो पूरा वो उसकी राह देखती रहती है। पहले तो वो बहुत खुश है, और वो सोचती है कि अभी वो आएंगे, अभी मुझसे ये बातें करेंगे, फिर मैं ये कहूंगी। अभी देर हो रही है तो उसे लगता है कि अभी तो मैं झगड़ा करने वाली हूँ, ये वो सब। और फिर वो देखती है तो वो पूरा अभी जो दिन है वो पूरा ढल गया है, शाम हो गई है, रात भी हो गई है, और वो बिल्कुल डरी हुई, सहमी हुई ऐसी वो विप्रलब्धा है। और फिर उसे पता चलता है कि नहीं, मुझे वो भी कभी नहीं आएंगे, और मुझे छोड़ दिया है, बिल्कुल छोड़ गए बालम जैसे है। तो उसको पूरा अकेला वहां पे उन्होंने छोड़ दिया है, और वो फिर से कभी नहीं आएंगे। लेकिन वो उसे बहुत देर में पता चलता है, और वो गुस्सा होने के बजाय वो पूरा बहुत दुखी है। जो दुखी है ना, वो नायिका है विप्रलब्धा, डिसीव्ड वन। ठीक है, मतलब छल कपट किया गया है उसके साथ, और पूरा वो बिल्कुल टूट चुकी है। वो है विप्रलब्धा। फिर आती है प्रोषित भर्तृका। प्रोषित भर्तृका मतलब जिसका पति या फिर युद्ध भूमि पर गया हुआ है, या फिर किसी काम काज के सिलसिले में दूसरे शहर गया हुआ है, दूसरी कंट्री में गया हुआ है, या ऐसे कुछ है, तो वो हो गई प्रोषित भर्तृका। तो प्रोषित भर्तृका विरोध कंठिता से अलग है, क्योंकि प्रोषित भर्तृका का जो पति है वो कभी ना कभी वापस आने वाला है। तो हम विरोध कंठिता के लिए अगर प्रोषित भर्तृका बोलेंगे तो हम गलत है। प्रोषित भर्तृका विरह में है, लेकिन विरह में जो नायिका है वो, उसका नायक आएगा भी, आ भी सकता है, या फिर कायम जो स्वरूपी वो निकल गया है, वो बिल्कुल उसके पास आएगा ही नहीं, उसका कुछ मिसहैप हो गया है, या फिर उसकी डेथ हो गई है। तो ये जो हो गई वो विरोधकंठिता दो प्रकार की है। लेकिन प्रोषित भर्तृका जो है वो कभी ना कभी वापस आने वाला है। तो इसके लिए वो इंतजार इंतजार और इंतजार करती है उसका, कि कभी तो उन्होंने कहा था कि वो वापस आएंगे। लेकिन उसका भी बहुत अच्छा वर्णन भरत मुनि ने किया है, कि उसकी जो कंगन है वो इतनी दुबली हो जाती है कि उसके कंगन भी हाथों से गिर के पड़ जाते हैं, उसकी जो पायल है वो भी अपने आप गिर जाती है, उसके बाल वो बिल्कुल खुले हैं, उसको खाना अच्छा नहीं लगता है, सोना अच्छा नहीं लगता है, उसको बस उसकी प्रियतम की याद आती रहती है। और वो चातक की तरह उसकी राह देखती रहती है कि कभी वो दिन आएगा और वो आएंगे वापस। क्योंकि तब तो कुछ फोन, मोबाइल या ईमेल या ऐसे कुछ नहीं था, तो वो बस उसकी राह देखते देखते देखती रहती थी। तो वो हो गई प्रोषित भद्रका। फिर आती है जो मुझे बहुत पसंद है, वो अभिसारिका नायिका। जो अभिसारिका नायिका है वो दो प्रकार की है, दिवाभिसारिका और रात्रि भिसारिका। मतलब निशाभिसारिका, मतलब वो दिन में निकलती है, दिन में निकलती है तो पूरा वो धीरे से देखती है, अगर कोई उसे देख नहीं रहा फिर वो कंगन निकाल के रखती है, घुंघरू निकाल के रखती है, और जाती है अपने प्रियतम से मिलने के लिए। तो वो हो गई दिन में जाने वाली दिवा अभिसारिका। जो रात्रि अभिसारिका है, रात्रि में जाती है तो पूरा, अगर वो उसमें भी प्रकार है श्वेताभिसारिका और कृष्णाभिसारिका। मतलब अगर चांदनी रात है, पूनम की रात है, तो वो पूरा श्वेत वस्त्र पहन के उस रात में घुल मिल के जाएगी अपने प्रियतम से मिलने। और जो है कृष्णाभिसारिका जो है, जो अमावस की रात है, बिल्कुल काली रात है, और वो अपनी प्रियतम से मिलने के लिए जा रही है, चाहे बिजली कौंध रही हो, चाहे बारिश गिर रही हो,
चाहे उसके रास्ते में सांप भटक रहे हो या कोई जंगली श्वापद आ गया, फिर भी वो किसी से न डरते हुए वो बिल्कुल अपनी मन मौजी है, और वो उसे पूरा भरोसा है कि उसके प्रियतम पर, और उसको मिलने के लिए वो इतना आकुल है, इतनी व्याकुल है कि वो किसी भी चीज की परवाह किए बगैर उनसे मिलने के लिए दौड़ के वो चली जाती है। अगर बाढ़ भी आया तो वो बाढ़ में भी तैरती हुई जाएगी, क्योंकि उसे दूसरे तीर पे उसे अपना प्रियतम दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से जो नायिका है बहुत लुभावनी है, वो है अभिसारिका नायिका, जिसके लिए मैंने मेरी एक कविता रची थी, उसके ऊपर मैंने नृत्य भी किया था। कारी अंधियारी बरसाती रात में, बिजली चमके ले दिया हाथ में, चली मतवारी हुई बावरी, मन का पंछी प्रिय संग बांधा, रोके न रुके अभिसारिका राधा। तो इस प्रकार से बहुत बड़ी कविता है। तो इस प्रकार से वो है कि वो किसी की परवाह किए बगैर वो चली जाती है अपने प्रियतम से मिलने, तो वो है अभिसारिका नायिका। तो इस प्रकार से ये सब नायिकाएं हैं, वो अपने हमने देखा कि उम्र के अनुसार है, उनके नायक के साथ संबंधों के अनुसार है, परिस्थिति के अनुसार है, अगर उनसे उनका मन मुटाव हो गया तो उसके अनुसार है, उनका नायक के प्रति जो व्यवहार है उसके अनुसार है, इनका जो टेम्परामेंट है, नायिका का स्वभाव है, उसके अनुसार है। तो इस प्रकार से अलग अलग नायिका के रूप है, जो हर रूप जो है बहुत ही लुभावना है, बहुत सुंदर है, और वो जो कथा है, स्टोरी है, उसको आगे ले जाती है। बिल्कुल वो नायिका हीरोइन है। और जो नायक है वो भी हमने देखा कि वो नेचर के अनुसार, स्वभाव के अनुसार, उनका जो टेम्परामेंट है उसके अनुसार, उनके एज के अनुसार, या नायिका के साथ उनके जो संबंध है उसके अनुसार, या फिर समाज में उनका जो स्थान है, युद्धवीर है, दयावीर है, उनके जो गुण हैं उसके अनुसार ये जो नायक है इसके प्रकार है। और सखी भी हमने देखी कि वो किस प्रकार से गुरु को रिप्रेजेंट करती है। तो इस प्रकार से जो हमारे भारतीय शास्त्रीय नृत्य की धरोहर है, जो नायक नायिका का जो भाव है वो बिल्कुल लुभावना है। हमारे जो ह्यूमन इमोशंस है उसके उसका जो प्रतिबिंब है, रिफ्लेक्शन है, वो हमें नायक नायिका में देखने को मिलता है। और बहुत बार ऐसे होता है कि नायिका की जगह कभी, मतलब ये हमारी जिंदगी में भी घट सकता है। तो इस प्रकार से कभी हम अपने आप को नायिका की जगह देखते हैं, या फिर नायक को हम देखते हैं, शायद उनसे हम कभी मिल चुके हैं जिंदगी में। तो इस प्रकार से हम उसका लुत्फ उठाते हैं, आनंद उठाते हैं, और नायक नायिका दोनों मिलके कथानक को आगे ले जाते हैं। तो इस प्रकार से ये जो संकल्पनाएं हैं, जो भारतीय शास्त्रीय नृत्य की अपनी एक खासियत है, और वही हम देखते हैं तो चित्र, शिल्प, कविता, नाट्य, नृत्य, सब में ये बहुत झलकता है। और मैं चाहती हूँ कि अगर हम क्लासिकल डांसर्स हैं, डांस करते हैं, तो हमें ये जो ह्यूमन नेचर है वो भी बखूबी जानना चाहिए, समझना चाहिए, उसके बारे में भी पढ़ना चाहिए। तो हम उसके जो छोटे छोटे डिटेल्स है ना, वो हम बहुत अच्छी तरह से दे सकेंगे। जो टेम्परामेंट्स है, हमारी एक्शन है, रिएक्शन है, तो इस प्रकार से अगर हम उसको सोचे, हम वो नायिका को देखें और उसको अपने आप में ढालने की कोशिश करें, तो फिर हमारी उम्र कोई भी हो, हम मुग्धा भी हो सकते हैं, मध्या भी हो सकते हैं, प्रौढ़ा भी दिखा सकते हैं, प्रगल्भा भी दिखा सकते हैं। तो इस प्रकार से परकाया प्रवेश जो है वो नायक नायिका के माध्यम से हम भारतीय शास्त्रीय नृत्य में करते हैं। और ये हमारी खासियत है, क्योंकि हम मैं जब फ्रांस में परफॉर्म कर रही थी, तो वहाँ मुझे कुछ बैले डांसर्स मिली, और वो खास तौर से मुझे मिलने के लिए आई थी, और फिर उन्होंने, उनका जो स्टूडियो था वहाँ मैं वो लेके गई, और फिर वो बातें करते करते उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि हम ये सब आपसे सीखें, क्योंकि ये जो चीज है वो हमारे बैलेज में वो दिखाई नहीं देती, क्योंकि बिल्कुल चेहरा कुछ वो न हिलाते हुए, हम सिर्फ हाथ या पैर, ये सब हम बहुत ही सुंदर डांस हुए, मैंने उनका डांस देखा,
उन्होंने खास तौर से मेरे लिए किया स्टूडियो में। तो वो बहुत सुंदर है, लेकिन वो कहते कि हम चेहरा बिल्कुल नहीं हिलाते हैं, या फिर ये नायक नायिका या आध्यात्मिकता और ये सब हमें सीखना है। और मैं आपको बताऊं कि वो मेरा एड्रेस लेके पूना आके उन्होंने बाकायदा ये सब सीखा। और पता नहीं वो शायद वहां पे उन्होंने किया होगा, बैलेज में भी लाया होगा। तो मुझे तभी बहुत गर्व हो गया कि ये हमारी धरोहर है और ये पूरी दुनिया में इसकी कोई मिसाल नहीं है। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है? बहुत बहुत ही सुंदर रहा। आपने जो आखिरी इसमें कहा बैले डान्स, तो चेहऱ्यावरची रेष पण हलू न देता केलेला डान्स असं मी त्याची एक व्याख्या करायचो। आणि कोई ऐसे हावभाव ही नहीं है, बस नाच हाँ, रहे। ये कसरत है या डांस है, ये समझना थोड़ा हमारे भारतीय नृत्य से अलग है। बट आपका म्यूट हो गया है सर। हम यहाँ पर ये कह सकेंगे कि आपने जो अभी सिखाया, जैसे विरह का आपने बताया, तो जैसे जैसे आप बता रहे थे भारतीय फिल्मों के संगीत के इसके याद आती है। मेरे पिया गए रंगून वहां से किया है टेलीफोन तुम्हारी याद सताती है। बहुत पुराना सॉन्ग है, कुंदन लाल सहगल जी के वगैरह उस समय का। तो ये उस समय याद आ रहा था। और लास्ट में जो आपने ये अभिसारिका नायिका की बात कही, तो एक सॉन्ग है मगर मुझे पता नहीं वो किसमें ये आएगा कि जिंदा रहने के लिए तेरी कसम एक मुलाकात जरूरी है सनम। वो ढूंढते फिरती है, बारिश है हो रही है और ऑटो रिक्शा में जा रही है, घूम रही। तो ये अभिसारिका नायिका, और जितना आपने ये कहा एक्सप्रेशंस। कि हाँ, पूरा छोड़ छाड़ के वो पूरा खींची चली जाती है बस। ये जितने भी आपने एग्जांपल्स बताए नायिकाओं के बारे में, ये एक्सप्रेशंस बहुत ज्यादा, नॉट ओनली इन द सॉन्ग्स बट इन द स्कल्पचर्स आल्सो। भारतीय शिल्प शैली में भी अगर हम देखें तो ये सारे एक्सप्रेशंस हमें नायिकाओं के इसमें दिखाई देते हैं। पुरुषों के कोई स्कल्पचर्स के इसमें इतने वैरायटीज ऑफ द एक्सप्रेशंस हमें नहीं दिखाई देते हैं, क्योंकि बस नटराज शिव हो या फिर नृत्य गणेश हो या फिर ऐसे कुछ गिने चुने अगर छोड़े, तो बाकी सभी इसमें जितनी सुर सुंदरियों की बात आपने कही है, सुर सुंदरियां एक्चुअली शिल्प कथा के इसमें से ही आए हुए वर्ड्स है। तो ये एक्सप्रेशंस आपने बहुत अच्छी तरह से बताए, और ये सारा मैंने लिख लिया, अभिज्ञपति अनुकूलपति दक्षिणपति। तो ये सारे एग्जाम्पल जो है, तो मगर मुझे उसमें ये नहीं पता चला कि आपने शठपति और दुष्टपति का ये दिया। चलिए दुष्टपति का एग्जाम्पल कहीं मिलेगा, मगर हमारी हिस्ट्री के इसमें जैसे आपने कृष्ण राम और उनके एग्जाम्पल बताए, तो तो रावण की पत्नी है कि हाँ रावण जो है, मंदोदरी जानती थी, मंदोदरी जी, कहती थी कि आप परस्पर मत हाँ करो। फिर भी हो जाते हैं। हम्म। लेकिन वो उसको भी कुछ मायने वो नहीं रखता था। वो सीता को उसने भगा के लाया था, तो इस प्रकार से वो दुष्ट के तरह हो गया कि पत्नी जानती है फिर भी वो दूसरी औरत को वो लेके आया, परकिया को लेके आया। तो ये हो सकता है। तो इसी तरह से कोई एग्जाम्पल शठपति के लिए भी हिस्ट्री में है? छठा मतलब वो जो है कि वो छठा के तो बहुत सारे उदाहरण होंगे कि वो हम हमेशा करते हैं। हम कभी कभी तो मतलब कार्तिकेय या इसके बारे में भी हमारे यहाँ पदम है कि जो ओह कहते अच्छा। हैं कि आप बिल्कुल क्रुकेड वे से आप जा रहे हो, दूसरे औरत के पास जा रहे हो, उनको दो पत्नियां थी, तो दूसरे के पास जा रहे हो, ये पहली वो ये हो जाती रूठ जाती है। या फिर रुक्मिणी है, वो कह सत्यभामा कहेगी रुक्मिणी के से ही आपको ज्यादा लगाव है, फिर सत्यभामा और रुक्मिणी मिलके कहेगी कि राधा के लिए आपको जो प्यार था आपकी आंखों में वो हमारे लिए तो कभी नहीं था। तो इस प्रकार से हो सके, वही मैंने कहा कि एक ही नायक अलग अलग भी हो सकते हैं, जो शठ दुष्ट में भी जा सकते हैं, या फिर एक ही नायिका अलग अलग अवस्था में अष्टनायिका हो सकती है। बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा। तो ये अभी आपने जो सारी ये बताए, क्या उसके लिए कोई रेफरेंस बुक है पढ़ने के लिए, कि जैसे आप हमेशा एग्जांपल्स देते हैं और हम सर्च करते हैं? वो अलग अलग मतलब बहुत अलग अलग जगह से लिया है, लेकिन मेरा मूल स्रोत जो है वो भरत मुनि का नाट्य शास्त्र ही है।
ये सब कैटेगरीज नाट्य शास्त्र में उन्होंने बिल्कुल हर एक के लिए श्लोक भी है। हम अष्टनायिका रंगमंच पे करते हैं, उसकी श्लोक भी है। तो ये तो नाट्य शास्त्र में ही आएगा, पूरा नाट्य शास्त्र ठीक से पढ़ लीजिए तो उसमें सब आएगा वो। और अगर कोई ठीक मराठी है। वेदांत पेपर का पढ़ लो, उसमें वो सब आ जाएगा, मराठी है तो। या फिर नाट्य शास्त्र आपने वैसे भी लिस्ट दी हुई है, तो वो देख सकते हैं, उसमें बिल्कुल पात्र के लिए बिल्कुल लिखा है। अभिनव भारती भी देख लीजिए, उसमें भी पात्र लिखा है। बहुत अच्छा। मैंने पहली बार इतना इसका ये अलग अलग सुना, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे समय भी जो है, मैंने हमेशा ये कहा है कि खत्म होने के बाद भी हमारे सवाल चलते रहते हैं, मगर मैं यहाँ पर रुकता हूँ। और जो भी सवाल है, कल लास्ट डे है हमारा, तो सब लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, जो भी सवाल है कृपया वो एक साथ में व्हाट्सएप अगर करेंगे, तो अगर कुछ है तो कल के सेशन में, लास्ट सेशन में जवाब हम ये कर सकें। वो कंक्लूडिंग होगा, और मैं नृत्य योग के बारे में भी बताऊंगी। नर्तिका की दिनचर्या, ऋतुचर्या, आहार विहार आचार, वो सब के बारे में, प्रेजेंटेशन के बारे में ये कहूंगी। लेकिन कल का लेक्चर हम 40 मिनट का ही रखेंगे, और उसके बाद फिर सब सवालों का सिलसिला हम कर सकते हैं। ओके, यस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक्स अलॉट। तो हमारा आज का सेशन हम यहाँ पर रोकते हैं। सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, और मैडम का भी बहुत थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।